ऐसे पेपर की बात करी जाए तो ऐसे पेपर यूपीएससी का सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है। इग्नोर्ड इसीलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स को लगता है जो दिमाग में आएगा लिख देंगे, और स्कोरिंग इसीलिए क्योंकि अगर उसे सही तरीके से लिखा जाए तो एक यही पेपर है जो आपकी रैंक डिसाइड करता है। सो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से ऐसे पेपर लिखना चाहिए, क्या पर्पस होता है ऐसे पेपर का और क्या फॉर्मेट होता है। आज की क्लास में हम सीधा ऐसे नहीं लिखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं क्या फॉर्मेट है, क्या पर्पस है और किस तरीके से आपको ऐसे लिखना चाहिए। अगर हम सबसे पहले पर्पस की बात करें, यूपीएससी के एग्जाम पर्पस की बात करें कि ऐसे का पेपर क्यों डाला गया, तो आपके इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं डाला गया। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट थिंक कि ये पेपर डाला हुआ है आपकी इंग्लिश को चेक करने के लिए या आपके फैक्ट्स को चेक करने के लिए। नहीं, उन्होंने आपके फैक्ट्स ऑलरेडी चेक कर लिए हैं जीएस पेपर में। यहाँ पर वो ये देखना चाहते हैं कि आप किसी इशू को किस तरीके से समझते हो, उसके प्रोज और कॉन किस तरीके से बताते हो और एट लास्ट आप उसके सॉल्यूशन किस तरीके से बताते हो। तो बेसिकली यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप एक फ्यूचर आईएएस की तरह सोच पाते हो। तो यहाँ पर यूपीएससी के ऐसे पेपर में आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जा रहा, आपकी जजमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, ना ही आपकी इंग्लिश को, ना ही आपके फैक्ट्स को, लेकिन आपके डिसीजन को कि आप किस तरीके से सोचते हो और किस तरीके से आप ऐसे लिखने वाले हो। तो यहाँ पे आपकी क्लैरिटी मैटर करती है, बैलेंस और डायरेक्शन मैटर करता है। अब आपको पर्पस तो ऐसे पेपर का क्लियर हो गया, लेकिन अब आपके मन में जो सबसे पहला डाउट आएगा कि ऐसे पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो आपको 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं और दोनों सेक्शन में आपको 4-4 ऐसे दिए जाते हैं और 4 में से आपको एक एक चूज करना है। तो ये तो क्लियर है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर यूपीएससी आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस और ऑप्शंस नहीं दे रहा, रेदर वो आपका रेंज को टेस्ट कर रहा है कि आप कौन से टॉपिक को चूज़ करोगे और किस रेंज के टॉपिक को आप चूज़ करने वाले हो। और यहाँ तक कि वर्ड लिमिट भी प्रोवाइड करी गई है कि 1000 से 1200 वर्ड लिखने हैं आपको पर ऐसे। और ये कुछ रैंडम नंबर नहीं है कि यूपीएससी ने डिसाइड किया कि 1000 वर्ड। 1000 वर्ड क्यों? क्योंकि इससे कम अगर होंगे तो आप अपने आइडियाज़ को क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और अगर 1200 से ज़्यादा हो जाएंगे तो आप वहाँ पे थॉट्स का फ्लड कर दोगे और एग्जामिनर आपके मैसेज को नहीं समझ पाएगा। तो आपको फॉर्मेट और पर्पस क्लियर हो गया कि एग्जामिनर ने यूपीएससी में जो पेपर कंडक्ट कर रहा है उसने ऐसे का पेपर क्यों डाला है और क्या उसका फॉर्मेट रहने वाला है। अब अगर हम समझें कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, अगर आप सिलेबस में देखो, यहाँ पे ऐसे पेपर के बारे में बताया गया है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लियरली मेंशन है कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो अगर सबसे पहली डिमांड देखें तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है टू कीप टू द सब्जेक्ट, कि मतलब आपको टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है, आपको टॉपिक के अंदर ही लिखना है। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन यही है कि टॉपिक के बाहर मत जाओ। ऐसे में क्रिएटिविटी अलाउड है, हर एस्पिरेंट अलग तरीके से लिख सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पर टॉपिक का मर्डर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको जो टॉपिक डिमांड कर रहा है वही लिखना होगा, टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। तो सेकंड जो सबसे बड़ी डिमांड है कि ऑर्डरली फैशन, आपको एक डायरेक्शन में लिखना है, एक फ्लो में लिखना है। एग्जामिनर क्लियरली कह रहा है कि वो चेक करना चाहता है कि आप अपने थॉट्स को कितनी सुंदरता के साथ एक बेस्ट ऑर्डर में लिख सकते हो। और तीसरा जो आपसे एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, कि आप कितनी क्लैरिटी के साथ अपने थॉट्स को एग्जामिनर तक कन्वे कर सकते हो कि कल को आप अगर आईएएस बनते हो तो क्या आप अपने थॉट्स को इफेक्टिवली सिटीजन्स तक और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स तक क्लियरली और इफेक्टिवली कन्वे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अब जो ये हम ऐसे कोर्स लेके आए हैं, यूपीएससी विद वैशाली आपके लिए जो ऐसे कोर्स लाई है वो किस तरीके से काम करेगा। बेसिकली हर वेडनेसडे हम क्या करेंगे, एक थीम को उठाने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स नहीं, रेदर आपको डिफरेंट थीम्स देने वाली हूँ, और हर थीम के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगी एक बेसिक रीयूजेबल ऐसे स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जो आप रीयूज कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम आखिर ये थीम्स क्या हैं?
ऐसे में तो टॉपिक होते हैं, तो आप अगर देखोगे तो सभी टॉपिक्स या तो हेल्थ इशू का होगा, या पॉवर्टी या इनइक्वालिटी उसकी थीम होगी, या एजुकेशन थीम का हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन, वुमेन एंड जेंडर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड गवर्नेंस। इन्हीं थीम्स पे जो है हमारे ऐसे के टॉपिक रिवॉल्व करते हैं। ऐसे जो होते हैं इन्हीं में से किसी थीम का होता है, या फिर एक ऐसे होते हैं रिफ्लेक्टिव ऐसे, जिसमें आपको कोई कोटेशन दे दी जाती है। तो हम ये सभी थीम्स और एक रिफ्लेक्टिव ऐसे की थीम को कवर करने वाले हैं। बेसिकली अगर मान लो नेक्स्ट वेडनेसडे हमने सबसे पहले हेल्थ की थीम को उठाया, तो उसका मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगी। फिर हेल्थ टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आ जाए, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी ऐसे का टॉपिक आ जाए, आप इजीली उसको लिख पाओगे, क्योंकि मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर, इंट्रो, कंक्लूजन, एग्जाम्पल्स और बॉडी में आप क्या लिख सकते हो सब प्रोवाइड करूंगी। तो आप अगर एक बार मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया तो आप हेल्थ में से कोई भी टॉपिक आ जाए आप इजीली लिख पाओगे। इसी तरीके हम हर वेडनेसडे अलग अलग थीम को उठाएंगे। जिस दिन आपने यूपीएससी के ऐसे पेपर में थीम को समझना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आपकी मार्क्स सिक्योर है यूपीएससी में ऐसे के एग्जाम में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स टॉपिक से डरते हैं कि हम कितने टॉपिक तैयार करें। आपको टॉपिक्स नहीं, थीम तैयार करने हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर लिख रहे होगे तो आपको याद आना चाहिए कि अरे ये तो इस थीम का है, और इस थीम का स्ट्रक्चर वैशाली मैम ने हमें प्रोवाइड किया था, और इस थीम का स्ट्रक्चर तो हमें याद है। तो आप इजीली किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख पाओगे। हर थीम के बाद मैं आपको एक टॉपिक दूंगी, हम हर वेडनेसडे एक थीम डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर दूंगी, देन मैं आपको एक टॉपिक दूंगी होमवर्क के लिए, जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, और आप उसको इजीली किसी भी टॉपिक में यूज कर सकते हो अगर उसकी थीम सेम है। अगर हम ऐसे पेपर की बात करें तो हमने देख लिया फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम थीम्स को कवर करेंगे, लेकिन हाउ टू चूज एन ऐसे टॉपिक। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एस्पिरेंट्स गलती करते हैं वो ऐसे लिखते वक्त नहीं करते, वो ऐसे के टॉपिक को चूज करते वक्त करते हैं। वो टॉपिक ही गलत चूज कर देते हैं। यूपीएससी ने आपको 4 टॉपिक दिए हैं और आपको एक उठाना है, और जो आप गलती करोगे वो टॉपिक चूज करने में करोगे। अगर आपने एक बार गलत टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो आप टॉपिक चूज कर रहे हो वही आपके मार्क्स डिसाइड कर रहा है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि उन चारों में से आप कौन सा टॉपिक चूज करने वाले हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। क्या है वो रूल? रूल नंबर 1, आपको वही टॉपिक उठाना है जिस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास एडिक्वेट कंटेंट हो। एडिक्वेट कंटेंट का मतलब ये नहीं है जिससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हो। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप प्रोज और कॉन्स सोच पाओ, ऐसा टॉपिक जिसके आप सॉल्यूशन भी सोच पाओ, उसी टॉपिक को आप उठाने वाले हो। देन सेकंड रूल, आपको कभी भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं उठाना है। बहुत बार एस्पिरेंट सोचते हैं और आके बताते हैं कि मैम मैंने तो डिफिकल्ट टॉपिक उठाया, जिससे एग्जामिनर सोचेगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। ट्रस्ट में इंटेलिजेंट नहीं सोचेगा, एग्जामिनर सोचेगा कि ये बच्चा कितना स्टूपिड है कि मैंने इसको इजी टॉपिक प्रोवाइड किया, ये तब भी डिफिकल्ट कर रहा है। क्योंकि डिफिकल्ट आप करोगे तो हो सकता है आप ज़्यादा गलतियां करो और अपने थॉट्स को क्लियरली एग्जामिनर तक ना पहुंचा पाओ। और यूपीएससी ऐसे पेपर का ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको अलग नहीं दिखना, आपको क्लियर दिखना है कि आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं और आप इजीली एग्जामिनर को अपने थॉट्स कन्वे कर पा रहे हो। तीसरी गलती, चूज अ ब्रॉड टॉपिक। तीसरा रूल क्या है? ऐसा टॉपिक चूज करना है जो बहुत ब्रॉड हो, जिसके आप अलग अलग डायमेंशंस को कवर कर पाओ, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन। तो आप ऐसा टॉपिक चूज करोगे, और आप ऐसा टॉपिक चूज करोगे जहां पे आप दोनों साइड को डिस्कस कर पाओ, प्रोज भी और कॉन्स भी, ना कि सिर्फ एक साइड। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं। तो अब आपने देखा कि फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि ऐसे पेपर का पर्पस क्या है, ना कि उसका पर्पस ना आपके इंग्लिश टेस्ट करना है, ना ही आपके फैक्ट्स चेक करना है। उसका पर्पस है कि ये चेक करना कि आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। फिर हमने फॉर्मेट देखा कि 2 सेक्शन आने वाले हैं और दोनों सेक्शन में आपको एक एक ऐसे चूज करना होगा। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से आपको ऐसे चूज करना है। जब हम नेक्स्ट वेडनेसडे टॉपिक करेंगे तो आपको ये सब समझ आएगा कि किस तरीके से ये अप्लाई किया जाएगा। हाउ टू इंटरप्रेट द टॉपिक। ठीक है, अब आपने ऐसे के टॉपिक को चूज भी कर लिया, लेकिन बहुत बार गलती कहाँ होती है? एस्पिरेंट्स ऐसे लिखाते हैं, बहुत लेंथ का लिखाते हैं,
और जब नंबर आते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्हें बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक कुछ और था और वो अपनी कुछ और ही बातें लिखाई। तो टॉपिक को समझना, इंटरप्रेट करना कि टॉपिक आपसे क्या डिमांड कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक बार टॉपिक समझ आ गया तो आप लिख दोगे, तो लेकिन अगर आपने गलत टॉपिक पे लिखा तो वो सब कुछ वेस्ट है। तो आपको पहले लिखना नहीं है, पहले टॉपिक को समझना है। और आप ये टॉपिक को कैसे समझोगे? जो भी आपको ऐसे में टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस स्टेटमेंट को पहले क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही हम स्टेटमेंट को क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है और वो खुद ब खुद हमें आंसर देने लग जाता है। तो आप उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे और फिर अपने दिमाग से पूछोगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता है, और तब देखना आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इंटरप्रेट कर पाओगे कि किस तरीके से टॉपिक आपसे क्या डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट वेडनेसडे जब हम एक थीम उठाएंगे और उसमें टॉपिक चूज करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरीके से आप खुद ब खुद आंसर करने लग जाओगे। अब ऐसे की बात करें तो दो टाइप के ऐसे होते हैं। एक ऐसे वो होते हैं जिसमें वो आपकी ओपिनियन मांग रहा होगा, जिसमें आप कह सकते हो कि मैं इस बात से अग्री करता हूं। आप पार्शली अग्री भी कर सकते हो या आप डिसअग्री भी कर सकते हो, उसको कहते हैं ओपिनियन बेस्ड ऐसे। और दूसरे ऐसे वो होते हैं जिसमें आपकी ओपिनियन नहीं मांगी जा रही, कि आप क्या सोचते हो ये नहीं पूछा जा रहा, आपकी समझ पूछी जा रही है कि आपको कितनी समझ है उस टॉपिक से रिलेटेड। और इंफॉर्मेटिव ऐसे में आपको कभी भी अपने एक्सट्रीम व्यूज नहीं देने हैं। तो दो तरीके के ऐसे होते हैं, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेटिव। देन हमने देखा कि किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं टॉपिक को। हम पहले टॉपिक को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि जो उसका आंसर है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो या डिसअग्री कर रहे हो। अगर अग्री या डिसअग्री कर रहे हो तो आप आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे, और अगर आप अग्री या डिसअग्री नहीं कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऐसे है, तो आप उस टॉपिक को अलग ही डिमेंशन के साथ कवर करोगे। ये तो हमने देख लिया किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन जब आप टॉपिक को समझ लोगे तो आपको रैंडमली पेपर में ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं करना है। आपको पहले 5 मिनट एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है कि आप इंट्रो में क्या लिखोगे, आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे और आप बॉडी में क्या लिखोगे। एक स्केलेटन स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है। अगर ये 5 मिनट आपने अपने आप को दे दिए ऐसे लिखने से पहले, ऐसे लिखना स्टार्ट करने से पहले, इसको आपको रफ वर्क बोला जाता है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो ट्रस्ट मी 30 मिनट्स आप सेव करने वाले हो वाइल राइटिंग दी ऐसे पेपर। तो ये 5 मिनट डिसाइड करेंगे कि आप ऐसे में कितना स्कोर करने वाले हो। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस टॉपिक में क्या की टर्म्स हैं और उन की टर्म्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। तो स्केलेटन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऐसे का? आपको सबसे पहले इंट्रो लिखनी होगी 120 से 150 वर्ड्स की। देन आपको क्या लिखना होगा, 4 से 5 पैराग्राफ लिखने होंगे 120 से 150 वर्ड्स के, और हर पैराग्राफ जो है अलग डायमेंशन को कवर करेगा। अगर एक सोशल को कर रहा है, दूसरा पॉलिटिकल को करेगा, तीसरा इकोनॉमिक को और चौथा एथिकल को। तो हर पैराग्राफ अलग डायमेंशन को कवर करेगा। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे विद द कंक्लूजन ऑफ 100 to 120 वर्ड्स। और आप देखोगे अगर आप ऐसा करते हो तो टोटल पैराग्राफ आपका लेंथ कितनी हो जाएगी, 1000 से 1200 वर्ड्स, जो यूपीएससी ने आपको लिमिट प्रोवाइड की है। ओके, सो हमने देखा कि किस तरीके से ऐसे पेपर काम करता है, क्या उसका पर्पस है, क्या उसका फॉर्मेट है, किस तरीके से आपको टॉपिक चूज करना है और टॉपिक चूज करने के बाद किस तरीके से टॉपिक को समझना है। 60% ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स टॉपिक चूज कर लेते हैं लेकिन उस टॉपिक से बाहर लिख कर आते हैं। जो टॉपिक में पूछा जा रहा है वो कभी भी नहीं लिखते। तो टॉपिक को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, हर थीम का मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूं कि अगर हेल्थ से रिलेटेड आएगा तो आपको क्या इंट्रो लिखना है, अगर हेल्थ से रिलेटेड आएगा तो आपको क्या कंक्लूजन लिखना है,
क्या आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होगा। अगर आपने ये पूरा कोर्स अटेंड कर लिया यूपीएससी विद वैशाली का, तो ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे आप बस थीम को रिकॉग्नाइज करोगे, और जैसे ही आपको थीम रिकॉग्नाइज हो जाएगी आपको याद आ जाएगा कि वैशाली मैम ने इसका स्ट्रक्चर ये दिया था और हमें इसी स्ट्रक्चर में इस आंसर को लिखना होगा। हर एक वेडनेसडे क्लास के थीम के बाद मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करूंगी, जो आप किस तरीके से आंसर लिखोगे, जो मैं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगी उसी की हेल्प से आप आंसर लिखोगे, एंड यू विल रियलाइज कि स्ट्रक्चर जो है रिजिड नहीं है। उसी सेम ऐसे के स्ट्रक्चर को आप हर टॉपिक में यूज करोगे अगर वो उस थीम से रिलेटेड होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा जाता कि जो दिमाग में आ गया वो लिख देंगे। ऐसे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे लिखने का काम नहीं है, ऐसे सोचने का काम है। जो जितना खूबसूरती से सोच पाएगा वो उतना अच्छा ऐसे लिख पाएगा, और जो जितना ऐसे अच्छा ऐसे लिखेगा उसके उतने अच्छे मार्क्स और उतनी अच्छी रैंक आए। ऐसे इंस्पिरेशन के साथ नहीं, स्ट्रक्चर के साथ स्कोर होता है, और इसी स्ट्रक्चर के साथ हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से इंट्रो लिखा जाता है, किस तरीके से कंक्लूजन लिखा जाता है, और बॉडी पैराग्राफ्स किस ऑर्डर में आने चाहिए और क्या लिखना है, सब कुछ हम समझेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी माइंड में आया और ऐसे में लिख दिया। तो वी विल कवर ऐसे स्टेप बाय स्टेप, थीम बाय थीम। नेक्स्ट वेडनेसडे हम मिलते हैं सेम ऐसे क्लास में। तब तक एक काम करिए कि ऐसे को लाइटली लेना बंद करिए। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये पूरा कोर्स अटेंड कर लोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसे इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते थे। उसमें स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है तभी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई भी टॉपिक वहीं जा पर रेंडमली जो मन में आएगा वो लिख दूंगा, तो ट्रस्ट मी, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। और आप अगर बाद में ये वीडियोस देख रहे हो तो आप हमारी ऐसे की प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसमें हम हर वेडनेसडे एक ऐसे को पिक करेंगे और सोल्व करेंगे। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन टेक केयर।